नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ताकत से सरकारें गिराई जा सकती, लेकिन ताकत से वोटरों का दिल नहीं जीता जा सकता। और शायद मौके की नज़ाकत समझ के, या यूं कहूं पब्लिक का मूड भांप कर, मोदी और शाह अभी से, आज ही से 2024 की तैयारी में जुट गए। अब आज सुबह मोदी जी ने बनारस के लिए उड़ान भरी और उधर अमित शाह दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुए। अब कहने को मोदी जी को वाराणसी में, बनारस में अपनी कंस्टिट्यूंसी में स्टेडियम का शिलान्यास करना था, कुछ और कार्यक्रम करने थे, और उधर अमित शाह को एक यूनिवर्सिटी के फंक्शन में जाना था। लेकिन जो दिख रहा है सिर्फ वही सच नहीं है। अब दोस्तों, सच ये है कि मोदी जी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत परेशान हैं, बेचैन हैं। और ये जो बेचैनी है, ये जो परेशानी है, वो इसलिए है कि लगातार उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का किला है, मजबूत गढ़ है, लगातार बीजेपी यहां हार रही है। मैनपुरी हारी, खतौली हारी, घोसी हार गई, पंचायत के कई उपचुनाव हार गए। आप यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, हर जगह भाजपा के घोड़े चित हुए हैं। और ये जो सबसे ताज़ी और करारी हार है घोसी में, मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी बनारस से महज 3-3.25 घंटे का रास्ता है, 140 किलोमीटर दूर। आप कह सकते हैं कि मोदी जी अपने गढ़ और आसपास पराजय का सामना कर रहे हैं। लेकिन यूपी में सपा बसपा को डराकर किसी तरह से सीटें मैनेज करने की जुगत में है मोदी जी। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति महाराष्ट्र में खराब है। और महाराष्ट्र तो जैसे मोदी जी और शाह साहब के हाथ से निकल रहा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स, सबसे बड़ा राज्य 80 सीटें, तो महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में। 48 सीट महाराष्ट्र में, 80 सीट उत्तर प्रदेश में, यानी कुल मिलाकर 128 सीटें। और बड़ी बात यह है कि अगर आप लोकसभा में परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 23.57, 23.57, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 25% सीटें फंसी हुई हैं नंबर 1 स्टेट, नंबर 2 स्टेट में हिंदुस्तान के। और आज का जो बिग क्वेश्चन है वो ये है कि यूपी में भले ही गनीमत हो, क्या महाराष्ट्र मोदी जी का रथ रोकने जा रहा है 2024 का? क्या महाराष्ट्र रास्ता रोकने जा रहा है मोदी का? क्या महाराष्ट्र में मोदी जी का विजय रथ 24 का दलदल में फंस गया है? और क्या महाराष्ट्र मोदी जी के लिए वाटरलू बनने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र ने मोदी जी का 2024 का जो नतीजा है लॉक कर दिया है? भाई साहब, ये अलीगढ़ का ताला है, खुलेगा नहीं किसी से। अलीगढ़ का चाबी जनता, अलीगढ़ का ताला है, इसकी चाबी जनता के पास है। अब महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बार बार जो मुंबई आ रहे हैं अमित शाह, इनको महाराष्ट्र में दिन में तारे नजर आ रहे हैं, यानी गश खा रहे हैं वहाँ की स्थिति देख के, वहाँ के हालात देख के। अब शाह साहब को तारे नज़र आ रहे हैं दिन में, रात में, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ सही है, एकदम फैक्ट है कि महाराष्ट्र ने 2014 और 2019 2 बार मोदी जी को रिकॉर्ड जीत दी। यानी जो सेहरा बंधा है मोदी जी के 2 बार, उसमें यूपी और महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका रही, बहुत बड़ी भूमिका रही। और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप भी मुतमईन होंगे। मिसाल के तौर पर 2014 में बीजेपी को और शिवसेना को मिलाकर 48 में से 23 + 18 41, 23 + 18 यानी 41 सीटें मिली 14 में, और 41 सीटें फिर मिली 2019 में। और यही 41 सीटें, लोग ऐसा कह रहे हैं, जानकार ऐसा कह रहे हैं, सर्वे ऐसा बता रहे हैं कि 41 सीटें गिर के 31 नहीं, 21 नहीं, कहीं 11 तक ना पहुंच जाए। 48 सीटें महाराष्ट्र से हैं,
अगर इन 48 सीटों में तकरीबन 20-25 सीटें अगर नहीं आई मोदी जी की, या 30 सीट नहीं आई, आपने बहुत बड़ा आंकड़ा लिया। यहाँ तो सिंगल डिजिट पे मामला चल रहा है। सिंगल डिजिट का मतलब 8-9 सीट आप दे रहे हैं। अरे 8-9 बोलने पे ही लोग कह रहे हैं कि डबल क्यों दे रहे हो। अब दोस्तों, मुंबई में भाजपा के जो चाणक्य हैं अमित शाह, वो आज सबसे पहले लालबाग के राजा के दरबार में हाजिर हुए, विघ्नकर्ता के दरबार में हाजिर हुए। और जाहिर तौर पर जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि एक बेचैनी है महाराष्ट्र को लेकर, और एक हल निकालना चाहते हैं, एक सॉल्यूशन पाना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो मुसीबत में बीजेपी उलझती चली जा रही है, या यूं कहें दलदल में जो पहिया है मोदी जी के रथ का धंसता चला जा रहा है, और उसको निकालने में पांव धंसते चले जा रहे हैं अमित शाह के। किस तरह से इस रथ को निकालें और आगे बढ़ाएं दिल्ली की तरफ। शाह के साथ जो सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है कि शाह के सामने जो हिमालय जैसी चुनौती, तो करें तो क्या करें, क्योंकि जितने भी बाई इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए एक एक करके बीजेपी सब हार गई। और आज 3 विकल्प हैं उनके पास। पहला विकल्प यह है कि क्या विधानसभा भंग कर दें। इतनी बदतर स्थिति हो चुकी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा एक्सपर्ट के जरिए। इतनी बदतर स्थिति हो गई है, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम। कुछ लोग कह रहे हैं 1 मयान में 3 तलवारें। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, जहां माली हालत खराब हो रही स्टेट की, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, पब्लिक परसेप्शन खराब हो रहा है महाराष्ट्र में, अमित शाह चाहते हैं कि क्या असेंबली को डिसॉल्व कर दें, विधानसभा भंग कर दें, और महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जो चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर में चुनाव करा दें। एक विकल्प ये है उनके पास। दूसरा विकल्प ये है कि शिंदे को हटा दिया जाए, क्योंकि चंद्रचूड़ चाहते हैं कि जल्दी फैसला स्पीकर लें, डिस्क्वालीफाई करें जो भी नियम कानून है। अगर स्पीकर नहीं करेंगे तो चंद्रचूड़ साहब कर देंगे, तो क्या हटा दिया जाए, एक ये विकल्प है। तीसरा विकल्प, क्या अजीत पवार पे भरोसा किया जाए, क्योंकि चाचा भतीजे की जो कशमकश है, ये अमित शाह इसमें उलझ गए। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अजीत पवार उनके साथ हैं या शरद पवार के साथ हैं, और शरद पवार किसके साथ हैं। ये एक बहुत बड़ी पहेली है, इसमें भी चाणक्य उलझ रहे हैं। तो क्या अजीत पवार पर भरोसा करके इनको मुख्यमंत्री बना दें, चांसेस बहुत कम है। और एक विकल्प ये भी है कि अगर शिंदे को किनारे कर दिया, तो शिंदे और उद्धव ठाकरे 2 लोग अगर भाजपा के अगेंस्ट हो गए, तो फिर हिंदुत्व का क्या होगा महाराष्ट्र में, ये भी एक डर है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अगर शिंदे साहब को डिस्क्वालीफाई कर दें स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, तो अमित शाह इस्तीफा दे के फिर से शिंदे को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। लेकिन जो भी स्थिति है, एक कंप्रोमाइज है, ये एक समझौता है, और समझौता मराठा वोटर को पसंद नहीं आता है। अब दोस्तों, ज़मीनी सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में अमित शाह के लिए समय बहुत कम बचा है, उंगलियों पर दिन है, और उनको फैसला बहुत तेज़ी से लेना होगा कि असेंबली डिसॉल्व कर दें, या फिर अजीत पवार पे भरोसा करें, या फिर शिंदे को लेकर अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर उनसे इस्तीफा करा के फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं। कुछ ना कुछ उनको करना, इसलिए करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऐसा दूसरा राज्य है जहां सीटें बड़ी निर्णायक होती हैं। 10-20 सीटों वाला राज्य नहीं है, 48 सीट्स, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। 15 भी कम हुई तो खेल हो गया मोदी जी के साथ। और ऐसे में अब क्या होगा, कैसे होगा, इसका इम्पैक्ट 2024 में क्या होगा, इसका इम्पैक्ट मोदी और उनके कैंपेन पर क्या पड़ने वाला है, बीजेपी पे क्या पड़ने वाला है। क्या महाराष्ट्र अगर गया, वहां रथ फंसा, तो मोदी जी तीसरी बार शपथ ले भी पाएंगे, ये महाराष्ट्र तय करने जा रहा है। और मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र के 2 एक्सपर्ट आपके सामने होंगे, अशोक वानखेड़े टाइगर और सुधीर सूर्यवंशी। मेरी गुजारिश है, इस बहस को आखिर तक सुनिएगा, ये भविष्य तय करने वाली है गुजरात लॉबी का। टाइगर, मेरा पहला सवाल, क्या महाराष्ट्र ने मोदी जी का 2024 का जो नतीजा है लॉक कर दिया है, रिजल्ट लॉक है, खोलना चाह रहे हैं मोदी, अमित शाह को भेजा है कि खोलो इसको, रिजल्ट को, रिजल्ट लॉक है।
भाई साहब ये अलीगढ़ का ताला है, खुलेगा नहीं किसी से। अलीगढ़ इसकी का चाबी जनता, अलीगढ़ का ताला है, इसकी चाबी जनता के पास है। अमित शाह के पास नहीं, वो तो कह रहे थे 2000 अमित शाह चाबी लेके गए ताला नहीं, खोलने। अमित शाह वो चाबी के रिपेयर वाले हैं जिसको हम बुला लेते हैं कि ताला खोल। कुछ ताले हैं वो तोड़ने ही पड़ते हैं, नहीं खुलते, और ये टूटेगा भी नहीं। ये जनता ने जी लगाया हुआ ताला है। आपने अपने उद्बोधन में कहा कि क्या, आपने एक सवाल पूछा, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत बुरी है? महाराष्ट्र जी में बीजेपी निपट चुकी है, पूर्ण रूप से निपट चुकी है। और यदि 2024 में वो मैजिक फिगर 272 का, 72 272 का 72 मैजिक फिगर यदि बीजेपी नहीं पहुंच पाई तो उसके लिए महाराष्ट्र की जनता का देश को ऋणी होना चाहिए। महाराष्ट्र एक ऐसा बड़ा गड्ढा है जो सबसे बड़ा गड्ढा होगा बीजेपी के लिए, जिसकी भरपाई बीजेपी कहीं से नहीं करेगी। जी। महाराष्ट्र में जो ऑटो रिक्शा सरकार चल रही है, ऑटो रिक्शा वो सरकार, हाँ, तीन पहिए वाली, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, नहीं मैं देवेंद्र क्योंकि ऑटो फडणवीस रिक्शा कोई चलाता था वो मुख्यमंत्री, मैं समझा इसलिए, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, 3 पहिए हैं। नहीं, ये ऑटो भी मुख्यमंत्री ही चला रहे हैं। अच्छा वो उनके बारे में एक मिथ है कि वो ऑटो चलाते थे। वो ऑटो नहीं, वो बेसिकली किराए का टेम्पो चलाते थे, जी किराए का टेम्पो ठाणे में चलाते थे। एनीवे, सवाल ये है अभी कि इतना अब गोदावरी में पानी बह चुका है कि अब बीजेपी के लिए कितना भी चाणक्य भेजो, कितने भी बार गणपति के पास गुहार लगाओ, अब गणपति भी नहीं सुनेगा, क्योंकि गणपति सुनता है महाराष्ट्र की जनता की पुकार, जो अब इस ऑटो रिक्शा सरकार को घर भेजने में तुली हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र में दीपक भाई गवर्नेंस खत्म हो गया। 65,000 सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, गोद दिए जा रहे हैं। बताइए महाराष्ट्र की हालत कितनी पतली है। महाराष्ट्र की सरकार के पास पैसा नहीं है हाईएस्ट स्कूल जीडीपी चलाने के स्टेट लिए, है। राइट टू एजुकेशन। यह महाराष्ट्र है जिसने एजुकेशन में नए आयाम गढ़े थे। यह महाराष्ट्र है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्चांक स्थापित किया था। उस महाराष्ट्र की दयनीय स्थिति हो गई है कि प्राइमरी स्कूल 65,000 गोद देने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं। सरकार के पास पैसा किस लिए है? आपकी सरकार, आपला द्वार, हर जिले में तीनों लोग पहुंच जाते हैं। अजित पवार भी पहुंचते, एकनाथ शिंदे भी पहुंचते, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचते। 5-6 करोड़ का एक खर्चा होता है इवेंट का। वहां लोगों को तुमको ये देते हैं, तुमको ये सर्टिफिकेट देते हैं। ये चल रहा है महाराष्ट्र में तमाशा, और कुछ नहीं। मैं टाइगर आपके पास आ रहा हूं। सुधीर जी, आप तो इस वक्त मुंबई में है, मंत्रालय कवर करते हैं, सुबह शाम सत्ता के आसपास सत्ता को आप कवर करते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि सत्ता में क्या हो रहा है। मैं बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस वक्त क्या महाराष्ट्र में 3 पावर सेंटर हैं? देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर। क्या 3 पावर सेंटर हैं महाराष्ट्र में? इन 3 पावर सेंटर की वजह से बहुत कंफ्यूजन है और भाजपा की किरकिरी हो रही है। सुधीर जी। देखो दीपक जी, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जिसके 105 विधायक है, उसका डिप्टी सीएम है। जिसके पास कितने विधायक है उसको पता नहीं, वो भी डिप्टी सीएम है। जिसके पास 40 से ज्यादा विधायक है वो सीएम है। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की हालत बहुत ही वेब सीरीज ओटीटी से पे रहते हैं ना, उससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन महाराष्ट्र की है। सुधीर जी, एक सवाल मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, और मुझे लगता है कि लोग आखिर में पूछते हैं, मैंने कहा शुरू में ही पूछ लें। आप कह रहे हैं कि साहब ये जो तीनों लोग हैं, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, यानी फडणवीस, अजीत पवार और शिंदे, आप कह रहे हैं तीनों में बनती नहीं, आंख से आंख डाल के बात नहीं करते, एक साथ बैठते नहीं, एक साथ चलते नहीं है। क्या ये जो तीनों की बनती नहीं है और सरकार में एक तरह से कई पावर सेंटर है, विभाजन है, आपको क्या लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाए, आज अगर चुनाव हो जाए महाराष्ट्र में, तो क्या होगा? ये तीनों नैया पार करा देंगे मोदी जी की, या मोदी जी की नाव डुबो देंगे तीनों लोग मिलकर? दीपक जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। जैसे हम कहते हैं एक मान में 2 तलवार नहीं रह सकती, इधर तो 3 तलवार डाल रही बीजेपी, तो घुसेगी कैसे? तो इसलिए तलवार डालने का 3 तलवारें डाल दी, वो 3 तलवार डाल रही, वो फट रहा है नीचे। इसलिए जो बीजेपी म्यान फट गई है, मैन फट रही है, फट गई है।
इसलिए बीजेपी का जो वोट बेस है ना, वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया है। उसको पता ही नहीं चल रहा है किसको डिफेंड करना है और किसको सपोर्ट करना है। जिसको पूरी जिंदगी भर जी गालियां देते रहे अजित पवार, जो पवार फैमिली को, वो उनके नहीं बारे नहीं, में गुंडा सुधीर कैसे भाई कहे? बहुत बड़ी बात कही। मैं एक एक एक, एक रिएक्शन लेना चाहता हूं अशोक वानखेड़े जी से। ये कह रहे हैं कि एक मयान में 3 तलवारें डाल दी, तीनों तलवार में बड़ी धार है, मयान फाड़ दी है। मयान फाड़ने के बाद तलवार की धार किसको लग रही है? गुजरात लॉबी को। ये धार लग किसको रही है? अरे ये जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तलवारें हैं, ये बीजेपी को काट रही है। बीजेपी की अपनी तलवार से तो बीजेपी आहत है ही देवेंद्र फडणवीस से, लेकिन ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, इनके साथ क्या किया जाए? मतलब कार्यकर्ता जब पूछता है कि साहब क्या अपने सरकार गिर रही थी, अजित पवार को क्यों लिया, कैसी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे, तो मंत्री सांसद भागते हैं कार्यकर्ताओं से, जवाब नहीं दे पाते। कल तक जी जिसको आप भ्रष्ट कर रहे थे, आज गले लगा रहे हो। कल तक जिनको अरेस्ट करने की बात करते हो, उसको अमित शाह कहते कि दादा पहले आना था आपको, क्योंकि अमित शाह जिस दादा बैंक में थे वहां 1600, अमित शाह जिस बैंक के डायरेक्टर थे वहां 1600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अब अमित शाह को जी लगता है कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला बड़ा प्रोफेसर, इसे ट्यूशन लेना बहुत जरूरी है, और पहले आते तो शायद हम कुछ ज्यादा घोटाले कर पाते। यही आशय जी निकलता है इससे। मेरे लिए तो कोई दूसरा टाइगर आशय है नहीं। टाइगर महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और जिस तरह से आपसे मैं बात कर रहा हूं, सुधीर जी से बात कर रहा हूं, आप लोग बहुत अनबाइज्ड हैं, बहुत खुलकर बोलते हैं, किसी से दबते नहीं। आप लोग जो बातें कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा 440 वोल्ट का करंट देने जा रहा है मोदी जी को। क्या महाराष्ट्र में अगर चुनाव होता है, मैं असेंबली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, 48 सीटें महाराष्ट्र से हैं, अगर इन 48 सीटों में तकरीबन 20-25 सीटें अगर नहीं आई मोदी जी की, या 30 सीट नहीं आई, आपने बहुत बड़ा आंकड़ा लिया। यहां तो सिंगल डिजिट पे मामला चल रहा है, सिंगल तो डिजिट सिंगल में भी। डिजिट का मतलब 8-9 सीट आप दे रहे हैं। अरे 8-9 बोलने पे ही लोग कह रहे हैं कि डबल क्यों दे रहे हो। नाम गिनवाने जाओ तो नितिन गडकरी और गोपाल शेट्टी के बाद कोई तीसरी सीट नहीं बता सकता सिक्योरिटी के साथ। इस बार बीजेपी को कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना नहीं हरा रही, इस बार बीजेपी को निपटा रही है बीजेपी का कैडर। सुधीर जी, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आज अमित शाह मुंबई में है। कोई कह रहा है कि वो सरकार जो है असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं और मध्य प्रदेश के साथ जो है चुनाव हो सकता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो 5 राज्यों में चुनाव है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिंदे पर फैसला लेंगे कि भाई शिंदे को मुख्यमंत्री रखा जाए या कुर्सी से उतारा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही। चंद्रचूड़ ने टाइम दे दिया है कि भाई ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मामला है इसको निपटाइए। तो हर तरफ से सरकार गिरी। ये जो अमित शाह, इनकी इस वक्त प्रायोरिटी क्या है? अमित शाह, मोदी क्या सोच रहे हैं इस वक्त? राइट नाउ ही इज इन मुंबई। क्या सोच रहे हैं लोग? गुजरात लॉबी क्या सोच रही है? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी और एक गवर्नमेंट बहुत ही बेकिदा सिचुएशन में है। इनके पास देखा जाए तो 2-3 बड़े ऑप्शंस है। जैसे कि आज आप देख रहे कि जो राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र स्टेट असेंबली की जो स्पीकर है, उनके सामने शिंदे, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, खुद के जोड़ के 16 एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के उनके ऊपर तीखी टिप्पणी पेश की कि 1 हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कीजिए और मुझे टाइमलाइन दीजिए। ऐसा नहीं मैं 4 महीने में करूंगा, 2 महीने में करूंगा, क्योंकि 13 मई के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद में यहाँ पे कुछ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ हियरिंग के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी शिंदे और शिंदे के गुट को स्पीकर के थ्रू डिस्क्वालीफाई किया जाए या सुप्रीम कोर्ट को टाइम दिया जाए कि भाई आप ही कीजिए। दूसरी बात, ये डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम बाय आउट किया जाए और दिसंबर में, जैसे आप कह रहे कि दिसंबर में महाराष्ट्र स्टेट असेंबली डिसॉल्व करके जनवरी फरवरी में जनरल इलेक्शन के साथ स्टेट असेंबली के इलेक्शन लिया जाए। मेरे ख्याल से 3-4 ऑप्शन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सोच विचार कर रही है। और अमित शाह का आज मुंबई में आना, एक्चुअली वो पहले आने वाले थे, जालना में उनका एक प्रोग्राम था बड़ा, लेकिन वो मराठा रिजर्वेशन के लिए वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आज की उनकी मीटिंग लालबाग के राजा के दर्शन के बाद में, बाकी सार्वजनिक गणेश मंडल के
दर्शन के बाद में वो सीएम आवास पे भी गए, वर्षा बंगलो पे, बाकी बीजेपी के नेता के साथ भी जा सकते, घर पे जा सकते, और शाम को मेरे ख्याल से एक बड़ी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में तय होगा कि महाराष्ट्र का फैसला क्या करना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट दिसंबर में डिसॉल्व करना है कि महाराष्ट्र का सीएम बदलना है कि क्या करना है एग्जैक्टली। और दूसरी जो बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो बोल रही कि हम 105 है, कितने राह देके आप बीजेपी बोलते हैव पेशेंस, लेकिन कब तक पेशेंस। तो वो जो सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए थे कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो लोग 2014, 2019 और अभी, तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो लोग राह देख रहे। तो मुझे लगता है काफी पेचीदा सिचुएशन जी, भारतीय जनता पार्टी उसके आलाई को है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो अजित पवार उनके साथ में गए, वही अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलसी है पडालकर, वो अब शब्द यूज कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि टॉप लीडरशिप के जो कंसेंट के बिना वो आप शब्द अजित पवार के अगेंस्ट में यूज करेगा। इसलिए मेरे ख्याल से एक दूसरे का जो काटने की पूरी कवायद चल रही है, वो कंपटीशन चल रही है एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं। हर आदमी इन तीनों में मुख्यमंत्री बनना चाहता है, जो मुख्यमंत्री है वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, इस तरह की चीजें हैं। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय भी हो रहा है। मैं देख रहा हूं, अगर मैं एक देश का मानचित्र देखूं, अगर एक पॉलिटिकल मैप देखूं भारत का, तो मुझे दिख रहा है कि बिहार फंसा हुआ है, जहां 40 सीटें हैं। बहुत बुरी स्थिति बिहार में, जब से साथ छूटा है नीतीश कुमार का, नीतीश और लालू एक हो गए। बिहार में भाजपा की स्थिति बहुत ही खराब है, महाराष्ट्र जैसी। पश्चिम बंगाल में अब इस बार मोदी जी 18 सीट ला नहीं पाएंगे। और कर्नाटक में मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से बुरी हार हुई है, कर्नाटक में भी 28 सीटें। तो एक 4 बड़े स्टेट, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, अगर ये चारों स्टेट फंसे हुए हैं, तो किस बिना पर लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, और ये 14 एंकर जो गोदी मीडिया के कह रहे हैं मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ये 4 बड़े राज्य, कहीं 40 सीट फंसी है, कहीं 42 सीट फंसी है, कहीं 48 सीट फंसी है, कहीं 28 सीट फंसी है। दीपक जी, फालतू की बात करने या मूर्खतापूर्ण बात करने के लिए जीएसटी नहीं लगता, उसमें कोई टैक्स नहीं है। एक प्लेटफॉर्म दिया है और अपने आकाओं ने बोला है कि आपको जय जयकार करनी, वो तो मैं अभी से बताता हूं आपको। आने वाले 5 राज्यों में जो सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, उसके बाद यही गोदी मीडिया कहेंगे कि जानबूझ के बीजेपी चुनाव हारी है इन राज्यों में, जानबूझ के, ताकि कांग्रेस को यहां सत्ता दे और फिर लोकसभा के टाइम पे कांग्रेस के खिलाफ लोगों से मतदान करवाए। वो कुछ भी सोच सकते हैं। कर्नाटक के बाद भी कुछ लोगों ने कहा था कि कर्नाटक जानबूझ के हारे हैं, दिखाने के लिए कि भैया। लेकिन टाइगर, मैं पूछ रहा हूं, ये 4 स्टेट, 4 स्टेट्स, बिग स्टेट्स, बंगाल 42 सीट्स, बिहार 40 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, कर्नाटक 28 सीट। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यूपीए और एनडीए में बेसिक फर्क है। मैं पुरानी यूपीए की बात कर रहा हूं, तब यूपीए कांग्रेस के साथ ही होता था। यदि कांग्रेस की बात करें, वो उत्तर भारत में कमजोर पड़ती तो दक्षिण भारत में उनको समर्थन मिलता, दक्षिण में कमजोर पड़ती तो उत्तर में समर्थन मिलता। ये सिर्फ उत्तर उत्तर है, इनका दक्षिण में कुछ नहीं। एक दुकान खोली थी, वो बीजेपी कांग्रेस ने बुरी तरह से शटर करके बड़ा ताला जोड़ दिया, जिसकी चाबी इनके पास नहीं। अब ये दक्षिण नहीं, इनको सिर्फ काउ बेल्ट यानी नर्मदा के ऊपर, महाराष्ट्र यदि छोड़ दिया तो बाकी सब नर्मदा के ऊपर है, वही इनके दामोदमार है। अब वहां बिहार गया, बंगाल गया और महाराष्ट्र गया। और मैं आपको और बता दूं, आप कितने भी आशान्वित हो यूपी के बारे में, यूपी जो गड्ढा देगा, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो परसेप्शन बदलेगा, और यदि यूपी में कुछ नया अलाइनमेंट हो गया, नया आयाराम गैराम इधर से उधर से जुड़ गए, तो भाजपा परेशान हो जाएगी। इसका मतलब आपका इशारा है, आपका टाइगर इशारा है कि मोदी जो मैजिक फिगर है 272, 272, इसके आसपास नहीं पहुंच रहे। क्या मोदी, मैं अगर सीधे ब्लंटली कह दूं, तीसरी बार शपथ नहीं ले पाएंगे, या आपको लेते हुए नहीं दिख रहे? मुझे तो बिल्कुल लेते हुए नहीं दिख रहे। मुझे तो मोदी जी 180 से 200 के 210 220 के बीच में ऑस्कलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि ये उत्तर प्रदेश में खेल हो गया तो ये 150 पे चले जाएंगे। फिर तो कोई दूसरा भी आदमी इनकी जगह मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, फिर विपक्ष में बैठना तय है।
क्योंकि आपने अराजकता ऐसी की है। इसकी इस बार कोई पार्टी नहीं लड़ रही चुनाव। मध्य प्रदेश में देखिए क्या विद्रोह है, राजस्थान में देखिए, मैंने रानी साहब तो जा ही नहीं रही है प्रोग्राम में, ऑफिशियल प्रोग्राम में बुलाने के बाद नहीं जा रही है, कोई यात्रा वात्रा में नहीं जाएगी, कोई रैली में नहीं जा रही है। वसुंधरा जी। सुधीर जी, लास्ट कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में वाकई स्थिति खराब है और ये स्थिति अब अमित शाह और मोदी इस स्थिति से उभर पाएं, इसको बेहतर कर पाएं, 40 सीट ला पाएं 48 में से? ऐसी स्थिति क्या बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज है मोदी के लिए महाराष्ट्र को अब संभालना? मेरे ख्याल से चैलेंज नहीं, हरकुलन टास्क है महाराष्ट्र। हरकुलन टास्क मतलब हिमालय जैसी चुनौती है। बिल्कुल। जब सत्ता का बदलाव हुआ था, उद्धव ठाकरे सरकार गिराई गई थी, एकनाथ शिंदे सरकार आई थी, तो लोगों को शौक लगा था, लेकिन लोगों ने ठीक है भाई, हिंदुत्व की दोनों पार्टी थी, एक चले गए, दोनों विचारधारा एक थी, चलेगी। लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया था, लेकिन थोड़ा नाराजगी थी। लेकिन जब अजीत पवार जैसे आदमी को तोड़ा गया, और शरद पवार जो कभी पवार फैमिली टूटी नहीं थी, और अजीत पवार के जिस गन पॉइंट पे उनके लोगों को लेके जाया गया बीजेपी के साथ में, तो मेरे ख्याल से उससे लोग, महाराष्ट्र की जनता बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा में है। मैं शॉक नहीं कहूंगा, उसको ट्रॉमा कहूंगा, ट्रॉमा में। और ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक जो ट्रॉमा में है, वोटर जो है जिसको बहुत बुरा लग रहा है, आपका ये मानना है कि ये इस बार खुलकर कमल का बटन नहीं दबाएगा? मतलब कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी से, मोदी और अमित शाह की नीतियों से जो मराठी वोटर है, महाराष्ट्र का वोटर है, वो खुश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र में काफी अंडर करंट है अभी, उसको भापना बहुत ही जल्दीबाजी होगी। जैसे मैंने कहा, लोग ट्रॉमा में है और इसलिए वो लोग डिसमूड है। कुछ लोग तो पॉलिटिक्स ऊपर बात भी करना नहीं चाहते, उतने वो मेरे ख्याल से लोगों का मूड ऑफ हो गया है महाराष्ट्र में। और जब इलेक्शन होगा, क्या नतीजा आएगा, बहुत चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं जब इलेक्शन के दौरान, क्योंकि सिचुएशन काफी खराब है हर सेक्टर की। टाइगर, लास्ट कमेंट, क्वेश्चन तो मैं पूछ चुका था, लास्ट कमेंट, क्या मोदी का रथ मराठा भूमि में, मराठा रणभूमि में फंस गया है? पहिए दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, महाराष्ट्र रास्ता रोक रहा है मोदी का? एक पहिया नहीं, दोनों पहिए धंस गए हैं, और इतने बुरी तरह से कीचड़ में धंस गए हैं कि वो पहिए निकालने के लिए सारथी भी नीचे उतर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उतरेगा तो वो दलदल में फंसा हुआ रथ है। ये क्षण 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 नीचे जा रहा है। तो ये दिल्ली कैसे पहुंचेगा रथ जो महाराष्ट्र में फंसा हुआ है? किसने कहा दिल्ली रथ पहुंच रहा है? किसी के बोलने से थोड़ी पहुंचता है, जनता पहुंचाती है रथ, जनता पहुंच जाती है दिल्ली के। टाइगर, बड़ी बात आपने कही कि रथ जो है दलदल में फंसा है, दिल्ली बहुत दूर है और वहां तक का सफर तय करना एक बहुत बड़ी हिमालय जैसी चुनौती है। सुधीर जी आप आए, टाइगर आप आए, बहुत बेखौफ बातचीत हुई। ऐसे पत्रकार आज के दौर में बड़ा दुर्लभ हैं जो कैमरे पर सच बोलें, धारदार बोलें, बेखौफ बोलें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे दोस्तों के लिए, दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर।